जब हमारे घर के बगल वाले घर में आग लगती है तो उसका धुआं हमारे घर तक भी पहुंचता है। ठीक ऐसा ही कुछ हमारे देश के साथ हो रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों में एक के बाद एक तूफान पर तूफान आ रहे हैं और ये तूफान सिर्फ उनके देश तक लिमिटेड नहीं है। सबको डर है कि कहीं ये हमारे दरवाजे तक तो नहीं पहुंच जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें किरदार तो अलग अलग हैं। नेपाल का लोकतंत्र, बांग्लादेश की पुरानी दोस्ती, म्यांमार का संघर्ष और श्रीलंका का कर्ज। लेकिन इन सबकी कहानी का क्लाइमैक्स भारत से जुड़ा हुआ है। अब आपके मन में जो सवाल है, क्या ये सब हमारे अपने भविष्य पर भी असर डालेगा या फिर ये सिर्फ विदेश नीति का मामला है? सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की गोद में बसे हमारे छोटे से पड़ोसी नेपाल से। नेपाल को भारत का छोटा भाई माना जाता है और आईआर के टर्म्स में इसे रोटी और बेटी के संबंधों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस देश से हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस छोटे भाई के घर में शांति नहीं है। कहानी का प्लॉट ये है कि नेपाल की राजनीति में एक के बाद एक सरकार गिरती जा रही है, जैसे ताश के पत्तों का घर हो। पिछले 17 सालों में 14 बार सत्ता बदली है। ऐसा क्यों हुआ भला? क्योंकि वहां की पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रही हैं। हर नेता को प्रधानमंत्री बनना है और इस कुर्सी की लड़ाई में जनता की उम्मीदें हमेशा ही हार जाती रही है। इस कहानी में एक और मोड़ आता है चीन और अमेरिका की एंट्री से। ये दोनों सुपर पावर नेपाल की जमीन पर अपना अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं। चाइना ने नेपाल को अरबों डॉलर कर्ज दिया है और इसके बदले में वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नेपाल के रास्ते भारत तक पहुंचना चाहता है। वहीं अमेरिका भी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजिक साझेदारियां बनाकर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। इस खींचतान में नेपाल की राजनीति एक शतरंज का खेल बन गई है। और रहा भारत, तो जब नेपाल में कोई चीन समर्थक सरकार आती है तो भारत के लिए सिरदर्द बढ़ जाता है। सीमा विवाद से लेकर सांस्कृतिक रिश्तों में दूरी तक हर चीज पर इसका असर दिखता है। और जब अभी सरकार ही नहीं रही है तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब आगे क्या होगा। इसका जवाब तो तभी मिलेगा दोस्तों, जब कोई स्थिर सरकार आ जाएगी। इसलिए भारत के लिए यह मामला कुछ समय तक सिरदर्द बना रहने वाला ही है। लेकिन हमारी ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि नेपाल के साथ अब सीन में आते हैं हमारे दो और पड़ोसी, बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश की कहानी एक पुराने दोस्त की है। उस देश के बनने में हमारा सहयोग रहा है और पिछली शेख हसीना की सरकार, जो भारत की सबसे भरोसेमंद दोस्त थी, अब वहां पर वो नहीं है। हसीना के रहते हुए भारत को बहुत फायदा हुआ था। खास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में शांति बनी रही, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकी समूहों को अपने देश में पनाह नहीं दी। लेकिन अब उनकी जगह पर एक नई सरकार आई है और भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं ये पुरानी दोस्ती कमजोर न पड़ जाए। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबरें आती रहती हैं, जो एक चिंता का विषय है ही। और सबसे बड़ा विलेन इस कहानी में फिर से चाइना ही है। चाइना में बांग्लादेश बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगा रहा है। अगर बांग्लादेश भारत से दूर जाता है तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। अब हम चलते हैं म्यांमार की कहानी की तरफ, जो एक हॉरर फिल्म जैसी कहानी से कम नहीं है। म्यांमार में मिलिट्री कू के बाद से गृहयुद्ध लगातार चल रहा है। सेना और विद्रोही समूह जैसे अराकान आर्मी, जो कि सब आपस में लड़ रहे हैं। इस लड़ाई का सीधा असर भारत पर पड़ता है। सबसे पहला डर शरणार्थियों का है, यानी रिफ्यूजीज का। युद्ध से भागकर हजारों लोग मिजोरम और मणिपुर की तरफ आते रहते हैं। इससे हमारे सीमावर्ती राज्यों में एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है शरणार्थियों का। दूसरा खतरा है तस्करी का। ड्रग्स और हथियारों का अवैध व्यापार बढ़ गया है, जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। तीसरा नुकसान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हुआ है, क्योंकि म्यांमार में चल रही अस्थिरता की वजह से भारत का महत्वपूर्ण कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट रुक गया है। भारत के पड़ोस वाली हमारी इस कहानी में अब तो और नए कैरेक्टर जुड़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि कैसे किसी एक देश की गलती पूरे एरिया को प्रभावित कर देती है। श्रीलंका की कहानी एक डरावनी कहानी है, जो कि हमें सावधान करती है। वहां आर्थिक संकट ने पूरे देश को हिला दिया था। लोग खाने पीने की चीजों और पेट्रोल डीजल के लिए घंटों लाइन में खड़े होते थे। इस कहानी का विलेन भी था चाइना का कर्जा। श्रीलंका ने चाइना से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि वो उसे चुका ही नहीं पाया।
चीन ने उसके बदले में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया, जो आज की डेट में भारत के लिए बड़ा खतरा है। ये बंदरगाह भारत के बिल्कुल करीब है और चाइना इसे अपनी नेवल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब भारत ने श्रीलंका की मदद जरूर की, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक पड़ोसी देश की आर्थिक कमजोरी कहीं ना कहीं हमें भी खतरे में डाल सकती है। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां एक पुरानी कहानी दोबारा शुरू हो गई है। जब से तालिबान ने सत्ता संभाली है, भारत की टेंशन बढ़ी हुई है। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, सड़कें और अस्पताल बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब सब कुछ खतरे में पड़ता जा रहा है। सबसे बड़ा डर आतंकवाद का है। अभी तक पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों को फिर से अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। इससे सीमा पार आतंकवाद को फिर से बढ़ावा मिलेगा, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर कि इन सभी कहानियों का हमारे लिए निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष ये है कि हमारे पड़ोसियों की कमजोरी हमारी कमजोरी है। हाँ, ये सभी घटनाएं भारत के लिए बड़ा खतरा हैं और इस खतरे को समझने के लिए हमें 3 बातें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी होंगी। पहली, राष्ट्रीय सुरक्षा। जब भी पड़ोस में अनस्टेबिलिटी आती है तो सीमा पार घुसपैठ, तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। चीन का बढ़ता प्रभाव हमारी दूसरी बात है जो याद रखने लायक है। चीन हमारे कमजोर पड़ोसियों को कर्ज और पैसे का लालच देकर अपनी तरफ खींच रहा है। और तीसरा आता है आर्थिक नुकसान। हमारे प्रोजेक्ट्स रुकते जा रहे हैं और हमारे ट्रेड पर इसका असर पड़ रहा है। तो अब भारत कर क्या सकता है, ये भी एक सवाल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक मजबूत और समझदारी भरी रणनीति अपनानी होगी। हमें अपने पड़ोसियों के साथ लगातार बातचीत करते रहना चाहिए, चाहे सत्ता में कोई भी हो। हमें उनके आंतरिक मामलों में सीधे दखल से बचना चाहिए, लेकिन अपनी चिंताओं को भी मजबूती से सामने रखना चाहिए। हमें अपनी सीमाओं को और भी मजबूत बनाना होगा। बीएसएफ और सेना की तैनाती बढ़ानी होगी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना होगा ताकि कोई भी हमारी सीमा में बिना इजाज़त ना घुस सके। हमें अपने पड़ोसियों को सिर्फ सुरक्षा की नज़र से नहीं बल्कि विकास के भागीदार के रूप में भी देखना चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश में हमारी चल रही परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। हमें उन्हें चाइना के कर्ज के जाल से बचाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी देनी चाहिए, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में किया। साथ ही भारत को अपने पड़ोसियों में लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। नेपाल में जनता की निराशा और राजशाही की वापसी की मांग को देखते हुए भारत को वहां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इस पूरी कहानी से हमें एक बात समझ में आती है, जब हमारे पड़ोसी का घर शांत और स्थिर होता है तभी हमारा घर सुरक्षित रहता है। हमें अपने पड़ोसियों के साथ विश्वास और सहयोग पर आधारित संबंध स्थापित करने होंगे ताकि वो बाहरी शक्तियों के प्रभाव से बच सकें और हम सब मिलकर इस क्षेत्र को बेहतर बना सकें। ये सिर्फ एक विदेश नीति नहीं बल्कि हमारी खुद की सुरक्षा का भी सवाल है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ और मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।